नमस्कार, स्वागत है इंडिया टुडे एनी में। कभी ना कभी जिंदगी में आपका, मेरा, हम सबका घूसखोर अफसरों से पाला पड़ा है। लेकिन आजकल असम में सारे घूसखोर अफसर कांप रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। कुल मिला के लास्ट ईयर मई 10 से आज तक 48 घूसखोर अफसर, 48 घूसखोर अफसर, लगभग 50 पकड़े जा चुके हैं। और ये जो घूसखोर अफसरों के खिलाफ ये मुहिम चलाया गया है, इसके पीछे है एक अफसर, एक पुलिस ऑफिसर, इंडियन पुलिस ऑफिसर, आईपीएस और इंडियन पुलिस सर्विस से, जीपी सिंह। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जीपी सिंह जी, ये बताने के लिए कैसे ये मुहिम शुरू हुआ, क्या इसके पीछे मकसद है और आगे कितने घूसखोर अफसर पकड़ने का इनका इरादा है। नमस्कार जीपी सिंह जी, स्वागत है इंडिया टुडे एनी में। ये बताइए, पिछले साल जब मई 10 में नया मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शपथ लिया, उसके बाद ये मुहिम शुरू हुआ और अब तक 48 गवर्नमेंट सर्वेंट्स पकड़े गए हैं। इससे पहले क्या घुसखोरी नहीं था या अलग से आपको इंस्ट्रक्शन मिला? अचानक असम पुलिस कैसे जाग गए? इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया, उसके बाद उन्होंने जो अपना एजेंडा बताया था, विशेष तौर पर गृह विभाग और पुलिस विभाग के लिए, उसमें ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन था। तो यहाँ जो डायरेक्टरेट है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, ये एंटी करप्शन ब्यूरो एक्चुअली पुलिस का एक डिपार्टमेंट है, लेकिन ये डायरेक्टली रिपोर्ट करता है मुख्य सचिव को। तो हम लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर अपने जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो लैंडलाइन नंबर्स हैं, चाहे मोबाइल नंबर्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, हमने सारे प्लेटफॉर्म्स को एक्टिवेट किया और एक्टिवेट करने के बाद उसको पब्लिक में बड़े स्तर पर उनके डिटेल्स पहुंचाए। उसके बाद से हमारे पास इंफॉर्मेशन आनी शुरू हुई। अगस्त महीने में 14 कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हमारी गिरफ्त में आए, जो कि रंगे हाथ पकड़े गए। इस महीने भी अभी तक मेरे पास जो फिगर है, तो 4 लोगों को पकड़ा जा चुका है सितंबर में। और मुख्यमंत्री जी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद से अब तक 48 अधिकारियों को और कर्मचारियों को पकड़ा जा चुका है। अब लेकिन देख रहे हैं कि ऐसे काफ़ी ऑपरेशन जो कि 1 सप्ताह, 10 दिन या 15 दिन से चल रहे थे, अब उसमें उन लोगों ने पैसा मांगना बंद कर दिया है और अब बिना पैसे के काम दिया है आपने। तो थोड़ा खौफ है। मुझको ये लगता है, मेरा अपना विचार ये है कि ये ऑपरेशन अभी काफ़ी लंबे समय तक चलना होगा। और सेकंड, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसको हमें, अब जितने हमने अरेस्ट किए हैं, इनको सबको कन्विक्शन कराना पड़ेगा। वो हमारा फाइनल टेस्ट है और वो अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं 100%, 98%, 100% अगर कन्विक्शन इन ट्रैप केसेस, तब मुझे लगता है 2 साल 3 साल में करप्शन की जो जड़ें हैं वो टूट जाएंगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है पूरे देश में ही इकोनॉमिक ऑफेंसेस का कन्विक्शन रेट लास्ट ईयर शायद 29% था या 24-25 के आसपास होते हैं। मतलब उसमें आपको 2 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, एक डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के और दूसरा ट्रैप रेड हैंडेड केसेस के। तो मैं जो 98-100% की बात कर रहा हूँ, वो ये ट्रैप रेड हैंडेड वाली बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपके हाथ में बहुत सारा एविडेंस आ चुका है और इसमें बहुत डिफेंस के हाथ में बहुत कुछ नहीं है। जबकि डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के या एनी थिंग विद मैलिफाइड इंटेंशन, उसको प्रूव करना कोर्ट में थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि बावजूद इसके, लेकिन इससे पहले मैंने देखा है कन्विक्शन रेट ऐसे केसेस में भी कम रहा है, खासतौर पे असम में कम है। वही मैंने आपको बोला कि ये हमारा फाइनल टेस्ट है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हम लोग केस डायरीज़ को और चार्जशीट्स को फॉलो अप कर रहे हैं, हम इसको भी पार करेंगे। ये बात तो तय है, क्योंकि असम पुलिस का कन्विक्शन रेट शायद देश में सबसे कम में से गिना जाता है।
ये बात भी कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, ऐसे पकड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या एक चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन की वेट करते पुलिस, ये सब इससे पहले क्यों नहीं हुआ? एक सवाल ये। दूसरा ये पूछा जाता है कि अरे भाई, बड़े बड़े अफसर तो अभी भी बचे हुए हैं, वो जितने भी पकड़ रहे हैं छोटे मोटे अफसर पकड़ रहे हैं, तो ये क्या लोगों को दिखाने के लिए, पॉपुलैरिटी लेने के लिए कोई कॉन्टेस्ट तो नहीं है? यह सत्य है कि मुख्यमंत्री जी का कड़ा आदेश था, और मुख्यमंत्री चूंकि स्टेट के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं तो उनके डायरेक्शंस का नेचुरली बहुत फ़र्क पड़ता है। अब आपका अगला सवाल है कि बड़े अधिकारियों का, उसमें धीमे धीमे हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स की इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हुई, एक्साइज डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, इस तरह से हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल्स को भी रंगे हाथों पकड़ा है। मुझे लगता है कि एक बार जब इन्फॉर्मेशन का एक मोमेंटम बन जाता है, उसके बाद और ऊंचे स्तर के अधिकारियों के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आना आरंभ होगा, और उनकी अरेस्ट में अगर कोई बाधा आती है तो वो भी अपने आप पार हो जाएगी, बिकॉज मोमेंटम बन जाएगा। आप सिर्फ विजिलेंस के हेड नहीं हैं, साथ में आप स्पेशल डीजीपी है, और पिछले 1 साल में सिर्फ करप्शन के खिलाफ ही मुहिम नहीं हुआ है, हमने कई सारी चीज़ें देखी है। ड्रग्स के खिलाफ मुहिम हुए हैं, हमने एनकाउंटर में बहुत नंबर्स बढ़ते हुए देखे हैं। असम पुलिस में कई सारे चेंजेस दिखे, बहुत एग्रेसिव हो गए असम पुलिस। क्या इसके पीछे भी सीएम का डायरेक्टिव है? मैंने जैसा आपको बोला कि चीफ मिनिस्टर साहब ने पदभार ग्रहण करने के बाद जो मीटिंग की थी उसमें उन्होंने 7-8 पॉइंट्स बताए थे, जो कि ज़ीरो टॉलरेंस या जिसमें कि किसी भी प्रकार की किसी शॉर्ट कमिंग को उन्होंने कहा था वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उन सब चीज़ों में होना भी वही चाहिए। पुरानी बात मैं करना नहीं चाहूँगा क्योंकि उसके पहले मैं भी यहाँ बहुत समय तक नहीं था। तो एक टेररिज्म के ऊपर था, तो टेररिज्म के ऊपर हम लोगों ने जो प्रहार किया, उस प्रहार से जो बोडो लैंड का एरिया था, उस एरिया से हर प्रकार का टेररिज्म समाप्त हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कार्बी आंगलोंग, वेस्ट कार्बी आंगलोंग और दीमा हासाओ, इसमें भी टेररिज्म था, उसको भी हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए समाप्त कर दिया। तीसरा बड़ा चैलेंज अल्फ़ा का था। अल्फ़ा अब बहुत छोटे एरिया में सीमित होकर रह गया है, और अगर आप मुझसे पूछें तो अल्फ़ा की जितनी मेंबरशिप है या लीडरशिप है वो ज़्यादातर अब म्यांमार में सीमित होकर रह गई है। यहाँ उतना मूवमेंट नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा रिकग्निशन है पिछले 1.5 साल के लगभग हमारी जो एक्शन रहा है उसका, कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का जो एरिया है वो आसाम में लगभग 60% कम कर इस समय सिर्फ 9 ज़िलों में रह गया है, जबकि आसाम में 35 ज़िले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये रिकग्निशन है ऑफ सक्सेस अचीव बाय द ऑपरेशनल मशीनरी। दूसरा एरिया कंसर्न का जो मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोगों को बताया था वो था राइनो पोचिंग का। राइनो पोचिंग 2011, 12, 13, 14 के आसपास लगभग ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि 30 से 35 गैंडों की हत्या हर साल होती थी, और उनका जो हॉर्न है, सींग है, उसको यहाँ से नागालैंड, मणिपुर, म्यांमार होते हुए चाइना तक ले जाया जाता था। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर एक टास्क फोर्स बनाई गई, उस टास्क फोर्स का भी दायित्व मेरे पास ही है। पिछले साल एक राइनो पोचिंग हुई, इस साल भी सिर्फ एक हुई है। हम लोगों का एम ये है कि हम लोग इसको ज़ीरो के लेवल पर लाकर अगर आने वाले 3-4 साल तक मेंटेन कर पाएँ तो वो हमारा फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के प्रति शायद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और मुझे लगता है कि पुलिसिंग का भी मेरे जीवन का वो वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि
मेरा अपना मानना ये है कि गेंडा एक मूक बधिर प्राणी है जी। उसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है। उसकी जो आवाज़ है या उसकी जो लड़ाई है वो लड़ाई हम लोगों को ही लड़नी है, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट, चाहे मिलकर, लेकिन लड़नी है हम ही लोगों को है। और मुझे लगता है कि ये हमारे जो पुलिस के जीवन की, आई वुड नॉट से बिगेस्ट सक्सेस, आई वुड से द हैप्पीएस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड। आपने गेंडे को आवाज़ देने की बात की है, लेकिन बहुत सारे आवाज़ असम पुलिस बंद कर रहे हैं। ये बात आप भी मानोगे कि भारत के संविधान पुलिस को क्राइम डिटेक्शन की पावर दे चुके हैं, क्राइम रोकने की पावर दे चुके हैं, लेकिन जहाँ तक पनिशमेंट की बात आती है, सज़ा देने की बात आती है, वो न्यायपालिका का काम है, जुडिशरी का काम है। लेकिन हमने पिछले 1 साल में देखा है कि गोली मार दो जो कल्चर है वो असम पुलिस में आ चुके हैं। सीएम हिमंत बिश्व शर्मा से खुद इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऐसे होना ही चाहिए। पाँव के नीचे पाँव में गोली मारना कोई गलत बात नहीं है अगर कोई क्रिमिनल भागने की कोशिश करे। और अक्सर देखा जा रहा है कि आजकल क्रिमिनल कस्टडी में आते ही भागने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक प्री डिसाइडेड ट्रेंड हो चुका है। और मैंने देखा है, आप ट्वीट भी करते हैं, किसी को गोली लग जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है तो आप न्यूटन को याद करते हैं, न्यूटन के 3rd लॉ को। तो सवाल ये है कि ये जो एक इंस्टेंट जस्टिस की फॉर्मूला एनकाउंटर के थ्रू आप लोगों ने अपनाया है, इससे लोगों को तो खुशी मिल रही है, पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है कि ठीक है वो क्रिमिनल बाहर आ जाते हैं फिर से। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की वीकनेस है, आपने अभी वो कन्विक्शन रेट की बात की थी दूसरे केसेस में, बट असम में देखा जा रहा है कन्विक्शन रेट 3-4% है। इसको छुपाने के लिए आप लोगों ने एक इंस्टेंट जस्टिस फार्मूला अपना लिया है, ये कहाँ तक ठीक है? सबसे पहला इसमें इशू ये है कि जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं जो पुलिस की फायरिंग के होते हैं वो या तो कानून में जो प्रावधान है उनके तहत होते हैं और फॉलोअप में उनका जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं या हमारे पुलिस मैनुअल में जो लिखा हुआ है उसके बाहर ये कभी नहीं होते। पुलिस हैज़ बीन गिवन वेपन्स टू यूज़ whenever and wherever required and whenever and wherever authorized by law। एक तो ये है कि when there is danger to life and property of the person who's there, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। दूसरा आस्पेक्ट है कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि आपको फाइनली वेपन्स यूज़ करने पड़ते हैं। तीसरा है कि कोई क्रिमिनल उस प्रकार का हो जो कि ऐसे क्राइम का एक्यूज्ड हो विच इज़ पनिशेबल बाय लाइफ सेंटेंस और डेथ, और वो भागने की कोशिश कर रहा हो तब। सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं, उस पर हम लोग इसमें एनालिसिस करते हैं, उस पर रिपोर्ट्स देते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को। जो मैंडेटरी इंक्वायरीज़ हैं वो भी हो रही हैं। जहाँ जहाँ गलती पाई जाती है वहाँ जहाँ करेक्टिव मेजर का रिक्वायरमेंट है वहाँ करेक्टिव मेजर, और जहाँ पिनल एक्शन का रिक्वायरमेंट है वहाँ पिनल एक्शन। नेक्स्ट, आपने एक पॉइंट रेज किया था भागने का। इस चीज़ के बारे में हम लोग भी काफ़ी अलर्ट रहते हैं। आप सरप्राइज्ड होंगे कि पिछले 5 सालों का जो कैदियों का भागने का डेटा है वो अपने आप में बड़ा आई ओपनिंग है। हर साल का लगभग 25 से 30 केस रिपोर्ट होते हैं स्टेट में भागने के अंडर ट्रायल जो पुलिस कस्टडी में, और ये पिछले 5 साल का है। तो आपने चूंकि पिछले 1.5 साल का बोला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नया फिनोमिनन नहीं है। नया फिनोमिनन सिर्फ ये है कि अब पुलिस ये कहती है कि अगर तुम हमें अटैक करोगे, हमारे वेपन छीनने की कोशिश करोगे तो हम भी उसमें एक्शन लेंगे, और अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें रोकने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। ये अवश्य हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि कई साल से, एटलीस्ट 5 साल से, पिछले 5 साल में
100 में से 25 ऐसे जो कस्टडी में होते हैं, पुलिस कस्टडी में होते 100 में से 25 नहीं, वो 25% हो गया। मैं कह रहा हूँ साल में 20 से 25 केस इस प्रकार से होते रहे। और एक्यूज्ड क्रिमिनल्स नहीं, एक्यूज्ड वो भागने की कोशिश करते हैं, जिनको पहले पुलिस इतना रोकने की कोशिश नहीं करते थे, अब सख्त हो गए हैं। और इसमें एक और विषय है, जो आपका डेटा है जिसको लेके बहुत चर्चा होती है, उस डेटा में बहुत बड़ी संख्या जो है वो किसी न किसी टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर्स की है। और ये जो पूरा डेटा है, इसमें आपको डेटा के साथ असर्टेन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितने वेपन्स रिकवर हुए हैं। दो चीज़ कर रहे हैं, एक तो ये कि आप पुलिस के ऊपर एक और बड़ा खतरा ला रहे हैं, और दूसरा ये कि देश की जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी है उसको जो चैलेंज है वो बढ़ता जा रहा है। ये जो मैंने आपको बताया कि 2 एरियाज़ में हमारा टेररिज्म समाप्त हो गया, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में और हिल डिस्ट्रिक्ट्स में, इसमें aggressive policing has also played a very, very significant role. And if for the sovereignty and integrity of the country, if I have to take recourse to aggressive policing again, I would do it every time, every day, every minute. इसमें दो राय नहीं है, एग्रेसिव पुलिसिंग की ज़रूरत है, ख़ासतौर के असम जैसे स्टेट में जहाँ पे टेररिज्म है, पहले ज़्यादा था। लेकिन समस्या कहाँ पे है, जब राज्य के चीफ मिनिस्टर ये कहेंगे कि हाँ गोली मार देना ठीक है, जब आप न्यूटन के लॉ को ट्वीट करेंगे, या हम देखेंगे कि टीवी चैनल्स में एंकर बोल रहे हैं कि दिखाइए असम पुलिस आज अपना हिम्मत दिखाइए, इनको गोली मार के दिखाइए, तो फिर गोली तो नहीं मारते लेकिन किसी और तरीके से वो एक्यूज मर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में ये संदेह होता है कि क्या ये सब प्री डिसाइडेड है कि असम पुलिस ने तय कर लिया है कि अब तो क्रिमिनल को हम ऐसे ही टैकल करेंगे। नहीं, इसमें मैं बहुत क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहूँगा कि असम पुलिस इज़ फंक्शनिंग विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ, एंड एक्शन टेकन बाय असम पुलिस इज ओपन टू मेरा सवाल लीगल एस्पेक्ट को लेके नहीं है, ये जो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है, मैं परसेप्शंस पे और स्पेकुलेशन पे, इनमें आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन। आई एग्री विद यू ऑन दैट आप जिस परसेप्शन की बात कर रहे हैं हो सकता है, लेकिन मैं परसेप्शन और स्पेकुलेशन पे कभी बात नहीं करता। नहीं, क्योंकि मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपने भी कंट्रीब्यूट किया, जैसे सीएम ने किया, जैसे वो टेलीविजन एंकर्स ने किया। ये आप थोड़ा उसको रीड गलत कर रहे हैं। आई एम बाय नेचर अ पैशनेट रीडर ऑफ बुक्स, एंड वेरी ऑफन आई राइट थिंग्स, and you have quoted one particular tweet, whereas I keep on writing on lot of things. I wrote an article on transformation of organizations 10 days back. I wrote about joys of parenting. I wrote about how significant is fitness in police. So maybe it may have been in one of those contexts that I wrote up something. Wherever it is not connected to any particular incident or any particular issue, I would say that is presumptuous on your part and speculative. काफी कोइंसिडेंटल था वो ट्वीट, इसलिए मैं आपको जो कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट में पूरा my father was a student of nuclear physics way back in 40s 50s, and I have been a student of earth sciences and geology, and if I write a particular thing connected to science, it does not necessarily mean that it is connected to something related to police. I very often quote from Gita. I have been quoting from, I have quoted from Bible also. That does not mean that they are all connected to my police work. I have a life
बियॉन्ड पुलिस। अगर आप पुलिस में नहीं होते, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ 2 और प्रोफेशन में आप बहुत सफल होते। या तो आप लॉयर बन सकते थे या पॉलिटिशियन बन सकते थे। चलते अगले सवाल तक। आजकल असम सुर्खियों में है, जिहादियों के खिलाफ जो मुहिम चला रहे असम पुलिस। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना सीरियस है ये जिहादी इशू, कितना असम को डरना चाहिए, असम के लोगों को कितना सतर्क रहना चाहिए। ये जो एक्सट्रीमिज़म की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश से जो टेरर आउटफिट्स यहाँ पे स्प्रेड होने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितना खतरा है स्टेट को? सी यू हैव टू अगेन अंडरस्टैंड अ कपल ऑफ थिंग्स। पहला ये कि आसाम जोग्राफिकली इंटरनेशनल बॉर्डर से लग के कहीं कहीं लगता है और कहीं एक स्टेट के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर है। इंटर स्टेट बॉर्डर्स तो बहुत है। दूसरा, आसाम की जो जनसंख्या है उसमें लगभग 34% इस्लामिक धर्मावलंबी लोग हैं। उसके चलते ये एक फर्टाइल ग्राउंड है फॉर एनी फिसिपेरस और सेसेशनिस्ट और टेररिस्ट आइडियोलॉजी टू come in and spread. Having said that, I feel that in the last 30 years that I have seen, off and on this attempt has been made. Since 1998-99 अगर हम देखें तो हुजी के, पल्फ के, JMB के और अब अलकायदा और अंसारुल बांग्ला टीम के इस प्रकार की चेष्टा की गई कि जिसमें यहाँ पे फंडामेंटलिज्म और रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सके। ये अभी जिस स्टेज पे हम लोग हैं उस स्टेज पे ये है दैट ये जो फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें उस तरह के लोग मिलें जिनके चारों तरफ वो न्यूक्लियस बना के पहले आइडियोलॉजिकल सेल्स, फिर उन्हीं को मोटिवेट करते हुए अंसार या स्लीपर सेल्स वो बना सकें। सेकंड और थर्ड स्टेज जिसमें कि वायलेंट एक्टिविटी या जिहाद, वो अभी हमारे इस घटनाक्रम से बहुत दूर है। अगर हम इसी स्टेज पे इसको फर्मली रोक लेते हैं तो हम उस स्टेज को और भी पुश कर देंगे पीछे। इसमें प्लस पॉइंट हमारे लिए ये है कि यहाँ पे हमने जो देखा है वो ये है कि पब्लिक से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। इवन जो इस्लामिक धर्मावलंबी लोग हैं उनसे भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है। आइसोलेटेड इंस्टेंसेस हैं, मोरी गांव में, नगांव में, बरपेटा में, बुवाई गांव में, ग्वालपाड़ा में, धुबरी में, बट आइसोलेटेड है। अभी इस तरह का नहीं है कि बहुत लार्ज स्केल पे कोई आइडियोलॉजी स्प्रेड हो रही है या फंडामेंटलिज्म है, वो उस प्रकार का नहीं है। घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है, पब्लिक को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी। और जहाँ इस प्रकार की इंसिडेंट कहीं भी नोटिस में आता है, पब्लिक से हमारी ये विनती है कि वो हमें बताएं और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को इसमें फर्म एक्शन लेने की आवश्यकता है, जिससे कि इसको यहीं पर रोका जा सके एंड वी डू नॉट रीच द स्टेज वेयर इवन द फिजिकल ट्रेनिंग और आर्म ट्रेनिंग स्टार्ट्स। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मुहिम चलाया जा रहा है ये जानबूझ के एक स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप को, जैसे आपने कहा इस्लामिक धर्मावलंबी लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है, मदरसा तोड़ा जा रहा है। हालांकि पुलिस नहीं तोड़ रहे, वो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन तोड़ रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक एजेंडा है असम पुलिस के? क्योंकि ये कई बार कहा जाता है कि असम के जो मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा शर्मा जी, वो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, ऐसे बयानबाजी करते हैं। ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन है, ऐसा कुछ एजेंडा है कि मदरसा तोड़ा जाए या मदरसा को टेरर के साथ लिंक किया जाए, डिफेम किया जाए पूरे कम्युनिटी को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एज आई सेड, द डायरेक्शन इज़ वेरी क्लियर, ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म ऑफ ऑल काइंड्स।
मतलब आप जिस बात को बोल रहे हैं, अगर हम इसको किसी भी सेक्शन की तरफ से आया हुआ एक एलिगेशन मान लें, किसी भी सेक्शन से, मैं ये नहीं कह रहा आप एलिगेशन दे रहे हो, किसी भी सेक्शन से आया, अगर हम इसको एलिगेशन मान लें, तो इस प्रकार के एलिगेशन जब आप जिस कम्युनिटी को के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जब उनको टारगेट करते हो तो आते हैं। जैसे जब एनडीएफपी के या एनएलएफपी के या यूएलबी के जब जो टेररिस्ट थे उनको जब टारगेट किया गया, उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई, तो कुछ लोगों ने बोला कि आसाम पुलिस इज़ एंटी बोडो। अल्फ़ा के अगेंस्ट जब लेते हैं तब आसाम पुलिस इज़ एंटी एसएमईज़। हिल डिस्ट्रिक्ट्स में किया तो ये हुआ कि आपने एंटी कार्बी एक्शन लिया है या एंटी दिमासा एक्शन ले रहे हैं। पर हमारा जो एक्शन है वो उस समुदाय के सिर्फ उन लोगों के अगेंस्ट है जो कि या तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं या जो फंडामेंटलिज्म और रेडिकलाइजेशन की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो टेररिज्म को सपोर्ट करती है। नाउ कमिंग टू द अदर पॉइंट, जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को एनालाइज किया गया है या उनके पास से जो लिटरेचर मिला है, दैट वेरी स्ट्रांगली सपोर्ट्स आवर एक्शन। And again I will say that all these things will ultimately go to court. जो भी हमारे सर्चेज हैं उनके बेसिस पे जो सीजर्स हैं या जो हमारा एनालिसिस और डिडक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर हैज़ बीन सीज्ड would ultimately all reach the court and it would finally have to withstand the scrutiny of court. In this context I would like to say that one of the cases was transferred to NIA. NIA has also submitted a charge sheet against 7 persons, if I am not mistaken, and they have scrutinized all other cases also, and they may take some more cases, and in other cases now we are ready for filing the charge sheets in coming 30 to 45 days. So I do not agree with this that it is against any particular section of society. As I said, we are against terrorism, and as far as terrorism or activities that affect the sovereignty and integrity of the country are concerned, we have zero tolerance. And I have had this thing in mind that ये जितने भी टेररिस्ट या टेररिस्ट आइडियोलॉजीज़ वाले ग्रुप हैं, चाहे वो एनडीएफपी हो, चाहे अल्फ़ा हो, चाहे हिल डिस्ट्रिक्ट्स में हो, चाहे जिहादी एक्टिविटी हो, वी हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग लॉफुल एक्शन इफ़ वी हैव टू रियली इंश्योर दैट आसाम प्रोग्रेसेस एंड डेवलप्स। जैसे जैसे टेररिज्म और टेररिज्म अफेक्टेड एरिया श्रिंक कर रहा है, आई हैव सीन इन माई 32 years in Assam, those areas are progressing and developing. आपने पढ़ाई लिखाई की बात की थी, आपको लिखना अच्छा लगता है, आप पढ़ते रहते हो, ये मैंने देखा है आसाम पुलिस में काफ़ी फैला हुआ है ये चीज़, डीजीपी से लेके कई सारे ऑफिसर्स मैंने देखा है। लेकिन ये भी देखा है कि कविता लिखने पे आप लोगों को अरेस्ट कर देते हैं, तो ये डाइकोटोमी क्यों है? ये डाइकोटोमी नहीं है। अगर कविता हम राष्ट्रद्रोह के बारे में देखेंगे, जिसमें राष्ट्रद्रोह के बारे में कविता है, तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता एज पर लॉ है ये? एक जो केस मैं मेंशन कर रहा हूँ, एक 20 साल की लड़की के बारे में है, क्या उनको काउंसिल नहीं किया जा सकता था? काउंसलिंग करने का बहुत लंबा प्रोसेस पिछले 2 साल से चल रहा है, और जितने लोग काउंसिल हुए हैं और जो अरेस्ट हुए हैं, अरेस्ट फिगर इज़ very very small minuscule figure of the people who have been counseled. अरेस्ट सिर्फ उसी केस में हुआ है जहाँ पे कि काउंसलिंग के दौरान उन लोगों ने रिफ्यूज़ किया टू डिलीट व्हाट दे हैव रिटन
or to desist from writing such things in future, or where even during counseling they have said कि अगर हम बाहर जाएंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे म्यांमार जाके अल्फ़ा कैंप्स को ज्वाइन करने की। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हम लोग जो एक्शन लिया हम लोगों ने पिछले साल सवा साल में, उसको क्रिटिसाइज़ ज़रूर किया लोगों ने, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो रिक्रूटमेंट था अल्फ़ा का वो लगभग बंद हो गया। इसका प्लस क्या है? प्लस ये है कि जो लोग यहाँ से गए थे, आप लोग भी न्यूज़ में पाते होंगे कि उनमें से काफ़ी लोगों को अल्फ़ा ने मृत्युदंड दे दिया, न्यूज़ में काफ़ी वाइडली रिपोर्टेड है। तो परहैप्स हम लोगों ने बहुत लोगों को वहाँ जाके एक डिक्टेटोरियल डिसीजन के तहत मरने से बचा लिया। सो आप ये कहना चाहते हो कि जेल में डाल के हमने ज़िंदगी बचाई है? यस। ये थोड़ा अनोखा तरीका है असम पुलिस का। अनोखा नहीं है, जेल में डालना वॉज लॉफुल। वी प्रिवेंटेड देम फ्रॉम गोइंग एंड ज्वाइनिंग अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच अगेन इज लॉफुल, but the death sentence given by a proscribed organization to those who wanted to leave their camps in Myanmar, I would say, is definitely unlawful. एक और लेटेस्ट केस है, 2-3 दिन पहले ही हुआ है। एक शख्स है विक्टर दास करके, उन्होंने एक गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सवाल उठाया ट्विटर में, और आपने तुरंत ट्विटर को नोट भी किया। यू टुक कॉग्नाइजेंस ऑफ द ट्वीट। पुलिस उनको बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं। वो पुलिस कहते हैं कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है ऐसे एलिगेशन लगाने की। उन्होंने बोला कि कोई पूर्व एमएलए नौकरी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने पूछताछ किया और बोला कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है और उनको अरेस्ट कर लिया। अब लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे अरेस्ट करने से तो आगे कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, डर जाएंगे। आप लोगों का कहना ये है, मैं बिफोर यू डिफेंड मैं ये बोल रहा हूँ, आप लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया है कि पुलिस में कंप्लेन करो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप सोशल मीडिया में जाते हो और बेसलेस बातें फैलाते हो, एलिजिडली बेसलेस विदाउट एविडेंस फैलाते हो, तो पूरे प्रक्रिया में इसका एक इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो ये अनलॉफुल है और अकॉर्डिंगली उनको गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ तक भी बात माना जा सकता था, लेकिन गिरफ्तारी में जो धाराएं लगाया गया है उनमें से एक कोई कम्युनल दो कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट फैलाने की जो धारा है वो भी लगाया गया है। तो ये कैसे दो कम्युनिटी को बांटने की प्रक्रिया हो गया कि उन्होंने एक करप्शन की एलिगेशन लगाया और ऐसे धारा लगा दिया कि उनको बेल ना मिले? इसमें क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले 2 साल में जितने एलिगेशंस हमारे पास आए, उन सारे एलिगेशंस पर हम लोगों ने इन डेप्थ एनालिसिस और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन किया, टू द एक्सटेंट दैट हमने अपने पुलिस ऑफिसर्स को, सिविल ऑफिसर्स को, उनको भी अरेस्ट किया। इनफैक्ट एक फॉर्मर डीआईजी और एक सर्विंग एसपी अभी भी 2 साल से जेल में है इन इंसिडेंट रिलेटेड टू मैनिपुलेशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद हमारा जो सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस में कई बार इस प्रकार की कोशिश लोगों ने की, सबको अरेस्ट किया विदाउट एनी एक्सेप्शन। इस केस में भी जब मिस्टर विक्टर दास ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी, तो हमने उनको कहा कि आप जो भी स्पेसिफिक आपका इन्फॉर्मेशन है, आप एलिगेशन हमें शेयर कर लें। दैट वेंट अनआंसर्ड। इसमें देर इज अ नरेशन दैट आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस। जिस दिन 28 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 28 तारीख को अगर आप मिस्टर विक्टर दास का ट्वीट देखेंगे तो उसमें उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरी एकेडमी, स्कोर एकेडमी है वो, इस तरह का कुछ नाम है, मेरी एकेडमी में जितना मैंने रात को 1:30 बजे तक पढ़ाया,
उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ गए। ही वॉज यूफोरिक। जब हम पिछला सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट 2019 का था, शायद 19 का या 20 का, 19 का, उसको जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तब उसमें भी ये आया था कि जो पेपर्स लीक हुए थे वो पेपर्स रात को लोगों ने अटेम्प्ट किए थे। तो हमको लगा कि कहीं उस टाइप का तो कुछ नहीं है। तो 28 तारीख को ही हमने अपनी टीम को बोला कि इसको इंक्वायर करो। इंक्वायरी में उसमें कुछ नहीं मिला, पर इनको उस समय भी पूछा गया था। उसके बाद इन्होंने शायद 5 या 6 तारीख को इन्होंने दूसरी किसी यूट्यूब चैनल का या कोचिंग का इन्होंने कहा कि इन्होंने जो अपना पेपर दिया है कि ये पेपर था और आने वाले एग्ज़ाम में इनको यूटिलाइज किया जाए, उसमें पेपर में जो पेपर आए उसके बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन थे। तो ये क्या पेपर लीक हुआ? तो हमने फिर उनसे पूछा कि आपके पास इसका कोई एविडेंस है क्या? एविडेंस नहीं दिया, नहीं दे पाए, डिस्पाइट आवर आस्किंग अगेन एंड अगेन। जब हम लोग बार बार ये क्वेश्चन पूछते रहे कि भाई आपने पहले ये बात बोली थी 28 तारीख को, उसके बाद 5-6 तारीख को आपने ये बात बोली, अगले दिन उन्होंने ये कहा कि नहीं इसमें पैसा मांगा जा रहा है और किसी एक फॉर्मर एमएलए ने पैसा मांगा है और वो इस तरह की बात कर रहे हैं। हमने फिर उनको कहा कि ये फॉर्मर एमएलए कौन है, उनका नाम दे दीजिए, पैसा किसने मांगा आप उनका नाम दे दीजिए, किससे मांगा वो नाम दे दीजिए। अगेन नथिंग। एंड ही वुड कंटिन्यू टू टेल पीपल दैट इसमें गड़बड़ हुई है। और हम अभी भी आज भी हम पूछ रहे हैं कि गड़बड़ हुई है, आप बता दीजिए, जहां आप बताएंगे यहाँ गड़बड़ हुई हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसमें अगर कोई होगा तो हम। आज तक का जो पिछले 2 साल का रिकॉर्ड है, किसी ने भी गड़बड़ की है उसको हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, अरेस्ट किया है, केसेस चार्जशीट हुए हैं, ट्रायल चल रहा है। तो जो अगर आप सोशल मीडिया को ही देखें, ग्राउंड की अब मैं अगर आप बात छोड़ भी दूं क्योंकि आप सोशल मीडिया को अक्सर आप लोग मॉनिटर करते हैं, तो देयर केम अप 2 सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वन हु वर हिज स्टूडेंट्स और हु सेड दैट नहीं इन्होंने बोला है ऐसा ऐसा, एंड अनदर सेक्शन विच वाज सेइंग कि ये पूरे प्रोसेस को ख़राब कर रहा है और ये हमारे बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं दैट इज़ नॉट ऑफ कम्युनल इशू, दैट इज़ डिसअफेक्शन बिटवीन 2 सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये दोनों सेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन और डिस्क्राइब कर दिए। तो हमने जितना भी अब तक असेस किया, इन्वेस्टिगेट किया, एनालाइज किया, उसको हमने कोर्ट में प्रोड्यूस किया। कोर्ट में प्रोड्यूस करके कोर्ट ने अपना एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड एंड कोर्ट फाउंड रीज़न एंड जस्टिफिकेशन इन व्हाट वी हैड आस्क्ड एंड गेव 7 days पुलिस कस्टडी टू अस। सो आप जो बात कह रहे हैं उसमें पुलिस का एप्लीकेशन ऑफ माइंड है और चूंकि पुलिस कस्टडी मिली तो आई वुड ऑल्सो से दैट देयर इज सफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जुडिशियल माइंड ऑल्सो। आगे इसमें क्या होगा, कैसे निकलेगा इन्वेस्टिगेशन में और क्या क्या निकलेगा वो समय बताएं। आप लोगों ने क्या उनके जो कंप्लेन है सोशल मीडिया में ही सही, एवरीथिंग हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ क्या एक केस दर्ज हुआ है? वो कुछ ऐसा नहीं दे पाए जिसको जो डिस्क्राइब करे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज़ टेकन प्लेस विच शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। हमने कहा भाई आप कुछ तो ग्राउंड दीजिए जिसपे कि कॉग्निजेबल केस बनता हो, जिसपे हम एफआईआर रजिस्टर कर सकें, नहीं दे पाए। तो मकसद क्या लगता है आपको, उनका मकसद क्या है ऐसे अफवाह फैलाने का? मैं इसके बारे में विशेष कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं ये कहूँगा कि पिछले 2 साल के उनके ट्वीट्स, उनकी एक्टिविटीज़ आप खुद देखें, क्या क्या हुआ है आप खुद उसको इंक्वायर करें और आप अपने आप असेसमेंट करें। मैं कुछ बोलूँगा तो इट वुड बी
considered to be prejudging a person. I would suggest that you do it yourself. Go through his social media platforms, go to his village, talk to the villagers there, wherever he has stayed, talk to the people there, make your own assessment. Since he is being investigated on different charges by a police team where I am also in a senior hierarchical position, I would not like to answer as much as I do want to answer. मैं कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहता हूँ जिनका जवाब शायद नहीं आप देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। बिना जवाब दिए मैं जाने नहीं दूंगा आपको। असम पुलिस में आपका एक स्पेशल पोजीशन है, और इसलिए भी है क्योंकि ये लोग मानते हैं कि आप एक कामयाब पुलिस ऑफिसर हैं। आपके जो NIA जाने से पहले का जो टेन्योर है उसमें आपने काफ़ी सक्सेसफुल आपके अकॉम्प्लिशमेंट्स है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आप अभी के जो CM हैं हिमंत बिस्वा शर्मा के काफ़ी करीब हैं, और इसलिए चर्चा में ये भी आते हैं कि असम में DGP तो भास्कर ज्योति महंतो है, लेकिन डिफैक्टो DGP GP सिंह जी है। ये कहाँ तक सच है? ये अगेन परसेप्शन आपने कहीं बाहर सुना होगा। अक्सर सुनते हैं। हो सकता है। देखिए, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वुड अगेन इन दिस रिगार्ड ऑल्सो, good that you asked me this question. I have greatest regard for Mr. Bhaskar Jyoti Mahanto as a person, as a police officer, and as a respectable figure in SME society. It is my misfortune that he would not be around after 31st January. I would say this way, and I say it with full conviction and from depth of my heart and mind, that the combination of Mr. Bhaskar Jyoti Mahanto and GP Singh is perhaps the best combination for Assam and Assam Police. He represents what I don't have. He compliments me, and perhaps I also compliment him to a great extent. We have worked together since 1992 when I came to Assam. He was additional SP and I joined as trainee IPS officer in Sonitpur. Since then, we have had excellent working relationship. We may have difference of opinion on issues, but we have never had difference of heart and mind. One more thing that I want to tell you is that in 3 years since we have worked together in this stint, we have shared all professional and personal issues, I would say almost 100%. So this is some kind of an attempt that lot of people try to make to drive a wedge which neither exists nor would it be allowed to take place either by me or I am sure by Mr. B.J. Mahanto. We share extremely close personal relationship beyond professional relationship. In this process, I have taken out one trade secret, both of you. Yesterday, I was having a conversation with him in which he said that you people deliberately do this, that you do not have a very great rapport, so that you can fetch all the information from others. As you said that some people try to create this conflict. सो मुझे लगता है आप दोनों ने अभी अपना ट्रेड सीक्रेट रिवील कर दिया। आप आगे से लोग डरेंगे आप दोनों के बीच में दरार डालने में। मैं आपको इस बात को मैं कहते कहते परेशान लोगों को हो गया कि इसलिए मैंने पूछ ही लिया। वी शेयर एक्सट्रीमली क्लोज रिलेशनशिप एंड वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एंड वंस ही डिमिट्स ऑफिस, हैंग्स हिज बूट्स, परहैप्स आई वुड बी वन पर्सन हु वुड मिस हिम द मोस्ट.
सो आप लोग गुड कॉप बैड कॉप है। अब ये आपका असेसमेंट है। वी आर गुड फॉर असम, वी आर गुड फॉर पीपल ऑफ असम। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि टू वेरी गुड पीपल कैन ऑल्सो को एग्जिस्ट इन द लेक्सिकन ऑफ पीपल? यहाँ पे तो अच्छाई बुराई की बात है ही नहीं, यहाँ पे क्या आप दोनों कंपैटिबल है इसके सवाल हाँ हो हाँ, रहे अरे थे। ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग जानते नहीं जब ना। मैं असम में आता हूँ, देखिए ऐसा मैं जब असम आता हूँ तो कई लोग मुझे ये बोलते हैं, या मैं दिल्ली में जब रहता हूँ तब भी मुझे लोग ये बोलते हैं, तो मैंने सोचा कि आप दोनों से पूछ ही लिया जाए सामने सामने। I am extremely close to him, not only me, my entire family. We are very close to Mr. Mohanto, his wife, his daughter. We share relationship which goes beyond our uniforms. ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि ये सारे अखवाई है असम के जो टॉप 2 पुलिस ऑफिसर्स है, दे आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट। No, no, conflict का तो सवाल ही नहीं उठता। They are in sync and they are fighting the criminals together. Conflict का तो by miles there is no presence. There may be difference of opinion, which between two professional police officers I would say is good. We deliberate, we discuss, and then whatever decision that we come to, we implement that. Discussion होता है, deliberation होता है. He has his own viewpoint, I have my own viewpoint. He has his own style of functioning, I have my own style of functioning. पर प्रोफेशनली जो फाइनल डिसीजन हम लोगों की, बिकॉज कलेक्टिवली बिटवीन द टू ऑफ अस वी हैव 64-65 years ऑफ policing experience and good policing experience, and that's actually good. ये सवाल मैंने भास्कर ज्योति महांता जी से भी पूछा था, आपसे भी पूछ रहा हूँ। आप दोनों ने शायद हितेश्वर सेकिया जी के ज़माने से काम कर रहे हैं असम में, तो कई सारे सीएम आए गए, इनमें से पर्सनली आपका फेवरेट? मैंने सवाल ही नहीं पूछा। I am not answering this. I am not answering this question. I am not answering this question. ये कहते हैं एंटीसिपेशन। मैंने सवाल कंप्लीट ही नहीं किया था। There is a reason, because I think everyone has huge pluses, and right from those days when I entered the service, I have worked with people whom I consider to be giants in the political landscape of Assam, and I am too, I would not choose the word small of fry, but I would say that I haven't reached that stage of evolution that I can judge such giants, and I am honest about that, because they have all been exceptional people. We'll come to some less controversial issues. As you mentioned about your long experience in Assam Police and also in NIA, one case you solved that gave you the highest satisfaction. I'm sure there will be plenty of them, but at the moment, is there any case that comes to your mind? I told you, the greatest happiness has been when we were able to stop these rhino poachings, and satisfaction सबसे ज़्यादा मिलता है जब हम या तो किडनैपिंग्स को सॉल्व करते हैं या मिसिंग पर्सन्स को रिकवर करते हैं, बिकॉज वो जो हैप्पीनेस ऑन द फेस ऑफ द फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने हु हैव थॉट दैट दे हैव लॉस्ट। कोई ऐसा केस है जिसमें आप बहुत ही ओवरवेल्म हो गए थे, किसी के चेहरा अभी भी आपके सामने है, जब आप अकेले में होते हो भावुक कर देते हैं आपको? I would never forget that we could not solve the
kidnapping at that time of son of Mr. P.P. Verma. That always rankles and hits my mind. You may not agree with what I am saying, but I generally do not remember the successes. I remember the failures, because every time you keep on thinking what went wrong that you could not do that. That was one case which I always remember that was one of the major failures of at least my career. I get very affected and impacted by kidnappings, missing people. नए जनरेशन्स की लोगों के लिए वो पीपी वर्मा के केस जो थे वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे? His young son was abducted, and I was at that time SDPO Rangia, and we had this information that he is somewhere in Rangia, Nalbari, Bhutan, that area, and he was a very, very senior IAS officer, retired as Chief Secretary of the state. Though his son was recovered years later from Bihar, but those crucial 15-16 years lost of his life, the way it impacted Mr. Verma, the way it impacted the entire family, the way it destroyed the family, perhaps it is very difficult for me to forgive myself and forget. I am deeply impacted by cases of abductions, kidnappings, especially young children, girls. We really put a lot of effort and energy in trying to recover them, and where there has been incidents of rape, murder, especially of young girls, to take the people to task, get them, charge sheet them. I have seen my own daughters grow, and I remember every day that they used to go to school, and we used to be always worried, have they come back? कभी रिक्शा से जाना है, ऑटो से जाना है, स्कूल की बस से जाना है, आ गए नहीं आ गए. We used to monitor, and there was, for a long time, most of the people do not know, but my daughters did their schooling here, and those were the bad days of terrorism here. We used to be very, very worried. So I understand what everyone goes through every day, and I hope no one has to go through that, but if it happens with anybody, I really get involved more as a parent than anything else. अभी सुर्खियों में एक क्रिमिनल है, सुकेश चंद्रशेखर, एक बहुत बड़ा ठग है, और उनके बारे में मैंने जितने पुलिस ऑफिसर से बात की है, सभी कहते हैं कि बड़ा चार्मिंग है, जब भी बात करता है, मुंह खोलता है, ऐसा लगता है कि उनके बात सुनते ही जाओ, और वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं. आपके पूरे करियर में ऐसा कोई क्रिमिनल है जिसने अपने नॉलेज से या किसी भी स्किल से आपको इम्प्रेस किया? इम्प्रेस करने का मतलब ये नहीं कि आप प्रभावित होकर उनके फेवर में चले गए, बट हाँ, कहीं बैठ के ये माना कि है ये बंदा इंटेलिजेंट है या कोई स्पेशल स्किल सेट है. I don't get impressed by people very quickly, and as you would have seen, I am generally a very, very almost an anti-social person. I don't maintain any much of social relationship, and I have a maxim in life. If something is too good, it is likely to be untrue, and I wish that most of the people follow it. Then they would not fall in trap of such scamsters, including the cyber fraud that happens, various loan schemes, this, that. I tell everybody that anything which you are not expecting, anything which looks too good,
it's scam, it's untrue. Such miraculous things happen once in a billion. This thing. So you should not. मैं ठगी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी क्रिमिनल हो सकता है जिनके आपको लगा कि व्हाट ए वेस्ट, इतना इंटेलिजेंस, इतना स्किल सेट लेके वो अगर लॉ के इस साइड होते तो शायद सोसाइटी के लिए कुछ करते, अपने लिए ही कुछ कर देते. I would have to think about it. Often I don't recollect. सही में आप किसी से इम्प्रेस नहीं होते हो. Often I don't recollect. बहुत अच्छा लगा जीपी सिंह जी, आपने हमसे बात किया. बहुत सारे और सवाल थे मेरे पास, लेकिन समय की कमी है. हमें समय दिया इंडिया टुडे एनी से जुड़े आप. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. It was pleasure meeting you. Thank you.